सबसे अच्छा काम जो करेंगे ना, वो करेंगे अपनी प्रोडक्ट की इंपोर्ट ड्यूटी खुद निकालना। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मंगवानी है, कुछ लोग वीडियो ऑन कर लो भाई, सबकी सिर्फ शक्लें नज़र आ रही है तस्वीरों वाली। तो किसी प्रोडक्ट की अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी निकालनी है तो आप खुद कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम आज एलेबोरेट कर लेते हैं। अच्छा प्रोडक्ट हम अच्छा सबसे पहले तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सामने, इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ऐसे ये 1969 का कस्टम्स एक्ट है, जिसके अंदर मुख्तलिफ शेड्यूल्स आ चुके हैं। लेकिन ये कस्टम्स एक्ट जो है ना, आपको बताता है कि आप क्या चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, कितनी इंपोर्ट कर सकते हैं, किसके पावर्स कितने हैं, किसके पावर्स कितने नहीं है। तो अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जाना है तो आपको ये कस्टम्स एक्ट पढ़ना आना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए आपने। और अगर नहीं भी आता तो इसकी की हाईलाइट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर यह है इकोनॉमिक सर्वे। ये फाइनेंस डिवीजन को हर साल एक इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि इंपोर्ट कितनी हुई, एक्सपोर्ट कितनी सर, हुई। आपने स्क्रीन तो शेयर नहीं की हुई ना अपनी? नहीं, स्क्रीन अभी शेयर नहीं की हुई। ठीक। फिर ये दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ये बेसिकली डेटा है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पेश किया जाता है फाइनेंस डिवीजन की तरफ से, जिसमें बताया जाता है कि हमारा अभी ट्रेड डेफिसिट कितना है, हमारे पास एनर्जी के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्रेडिट कितना है, लॉन्ड्रिंग हम कितनी कर रहे हैं, हम लैंडिंग कितनी कर रहे हैं, किस रेट पे कर रहे हैं। तो ये हर साल एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट की जाती है जो इकोनॉमिक सर्वे के नाम से होती है। ये बेसिकली गाइडलाइंस देती है कि हमें अगले साल क्या काम करना है और कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी है। ये आपको बताती है कि अगर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में कर सकते हैं, आपको क्या आपको क्रेडिट रेटिंग कैसे मिलेगी, क्रेडिट रेटिंग हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, और साथ ही साथ आपके एचएस कोड आपको बताए जाते हैं एक्सपोर्ट के। अच्छा, एचएस कोड का मतलब क्या है? एचएस कोड फुल फॉर्म है हार्मोनाइज कोड। हार्मोनाइज कोड बेसिकली आपको बताते क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है और कैसे एचएस कोड उसका बन मतलब क्या एचएस कोड उसका होता है, यूज होता है, ठीक है। ये एचएस कोड का डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान कस्टम सर्विस के अंदर से कि ये एचएस कोड क्या क्या है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है और आपको ये कैलकुलेट करना है कि यार उसकी ड्यूटी क्या पड़ेगी मुझे, तो आपको उसका एचएस कोड पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और इस एचएस कोड के शेड्यूल के अंदर सारे एचएस कोड मौजूद है। ना होने के बराबर कोई ऐसी चीज़ होगी कि जो इसके अंदर मौजूद नहीं होगी, और अगर वो मौजूद नहीं होगी तो वो फिर आपको खुद ऐड करवानी पड़ती है पाकिस्तान कस्टम सर्विस को ईमेल करके, उनके पास जाके एक फॉर्म भर के। लेकिन नेवरदलेस ज़्यादातर चीज़ें इसमें इनबिल्ट हैं। फॉर एग्जांपल, आपको गाड़ियाँ मंगवानी है, गाड़ी मंगवानी है, तो आपको गाड़ी के लिए भी गाड़ी का क्या प्रोडक्ट मंगवाना है, गाड़ी किस तरीके से मंगवानी है, गाड़ी का क्या सिनेरियो बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको, गाड़ी की हेडलाइट में मंगवानी है ना, वो भी आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। आपको पर्ल्स मंगवाने, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं मुझे प्रेशियस स्टोन्स मंगवाने, तो उसमें नेचुरल पर्ल्स की क्या ड्यूटी होगी या उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, डायमंड का क्या स्ट्रक्चर होगा, डायमंड में अनसॉर्टेड कैसे होंगे, इंडस्ट्रियल कैसे आएंगे, सारी चीज़ें इसमें लिमिटेड है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ मंगवानी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे रोलर मंगवाना है, ठीक है, रोलर चेन मंगवानी है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होगी, ठीक है। तो व्हीकल के लिए मंगवाऊंगा तो क्या उसका एचएस कोड आएगा, साइकिल के लिए मंगवा तो क्या उसका एचएस कोड आएगा, और अदर के लिए मंगवा तो क्या उसका एचएस कोड आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो बेसिकली अगर आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस चलाना है तो आपको यकीन आपको बाहर से सोर्सिंग करनी है। लोकल सोर्सिंग पे लोकल होलसेलर्स के जरिए आप ये काम इतना बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ आपको मंगवानी है आपको उसकी ड्यूटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब ड्यूटी कैलकुलेट करते कैसे हैं ये मैं आपको सिखा देता हूँ। बहुत आसान तरीका है इसका ड्यूटी कैलकुलेट करना, ऑल्दो इतने आराम से कोई इसको सिखाता नहीं है, स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुक्स मंगवानी है, आप प्रिंटेड बुक्स, ब्रोशर्स, लीफलेट्स या कोई भी प्रिंटेड मैटर है जो उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका एचएस कोड आएगा 49.01। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको समझा देते हैं। आप गए इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेटर में, एफबीआर आपको ड्यूटी कैलकुलेटर देता है कि जिसके जरिए आप किसी भी चीज़ की ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यूटी कैलकुलेटर एफबीआर में गए, ये आपके पास ड्यूटी कैलकुलेटर आ गया। इसमें आपने यहाँ पे एचएस कोड उठाया 49.01। अब आपको ये कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिखेंगे 49, ये आ जाएगा 49 क्या क्या क्या, ठीक है। तो आपने कहा कि आपकी जो है सिंगल शीट्स में है प्रोडक्ट,
फोल्डेड भी नहीं है, आप कहोगे ठीक है। लेकिन अगर आपकी चीज़ ऐसी नहीं है तो फिर आप उसको वेरीफाई करते जाएंगे। मैं कहूँगा भाई मैं डिक्शनरीज इंपोर्ट करना चाहता हूँ, डिक्शनरीज इंसाइक्लोपीडिया के अंदर वो चीज़ आती है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी चाहिए, मुझे 100 चीज़ इंपोर्ट करनी है। अच्छा, पर यूनिट वैल्यू क्या है, आपने कहा भाई पर यूनिट वैल्यू $10 है, आपको टोटल वैल्यू बन गई आपकी $1000, आपकी ड्यूटी आ रही है 1,67,000 रुपए, 1,67,000 रुपए ड्यूटी आएगी। आप बोलेंगे भाई मुझे उसकी ड्यूटी का ब्रेकअप दो, तो आपको बताएगा कस्टम ड्यूटी इस पे 3% है, सेल्स टैक्स 17% है, इनकम टैक्स 11% है और एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2% है। टोटल आपको जो ड्यूटी पे करनी है वो पे करनी है 60,779 रुपये, 60,739 रुपीज़। और इसके अंदर जो एक्सचेंज रेट इन्होंने लिया है वो लिया है 163.75 का। एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, ये एक्सचेंज रेट कम करेगा। ये आज के सिनेरियो में आपको बता रहा है कि आपकी ड्यूटी क्या पड़ेगी। अच्छा, आप इस वैल्यू को छोड़ दें, ये वैल्यू अपने पास लिख लें एक जगह पे एक्सेल पे, और आप जब भी मंगवा रहे हो ये सारी वैल्यूज ऐड करके आप अपनी ड्यूटी निकाल लें कि अब मैं अगर फॉर एग्जांपल सितंबर में मंगवाऊंगा और सितंबर में ये $170 हो गया, तो 170 पे मुझे क्या ड्यूटी पड़ेगी और 163 पे मुझे क्या ड्यूटी पड़ी निकाल सकते हैं बड़े से। ये वो काम है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग होती है, क्या ड्यूटी एंड टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होगा, आप खुद कर सकते हैं। आपको 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत है, एक आपके पास एचएस कोड होना चाहिए, ये जनरली आपको सप्लायर दे देता है। अगर आप सप्लायर से मांगे ना कि आप मुझे प्रोडक्ट का एचएस कोड दे दो, तो आपको दे देगा ये पूरी दुनिया में सिमिलर कोड यूज हो रहे हैं, तो आप उससे एचएस कोड ले लें, वो एचएस कोड यहाँ पे पुट कर दें और एचएस कोड पुट करने के बाद आप खुद उसकी ड्यूटी टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका बेसिकली ड्यूटी कैलकुलेटर है। इसमें कोई सवाल? सर जो परसेंटेजेस दिखाई हैं वो एचएस कोड के हिसाब से चेंज तो नहीं होंगी ना, वो तो सिमिलर एचएस कोड रहेंगी के ना? हिसाब से चेंज नहीं, एचएस कोड के हिसाब से चेंज होते जाएंगे। चेंज होती जो एचएस कोड आप डालेंगे उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज आती है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेट की हुई है। जब आप वीवॉक चलाते हैं ना, तो वीवॉक में आपको यही ड्यूटीज एंड टैक्सेस का सेक्शन नजर आएगा जो यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये एफबीआई की वेबसाइट से आ रहा है। तो ये एचएस कोड की जो अथॉरिटी है ये आईसीसी की है जी, एचएस कोड की जो अथॉरिटी है जो इसमें अमेंडमेंट्स होती हैं या इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, यस, आईसीसी करेगी। हाँ। लेकिन मुल्क अपने हिसाब से भी करता है। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई एचएस कोड चेंज कराना है तो आपको पाकिस्तान के चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास जाना पड़ेगा, वो इसमें एडिशन कर सकता है। वो बाय एचएस कोड होगा, मतलब सब एचएस कोड के साथ। हाँ, ये जो जैसे आपके सामने है ना कैटेगरीज, ये कैटेगरीज, इसको कैटेगरीज एचएस कोड कहते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज जो है ना चेंज हो सकता है। सर अगर हमारे यहाँ का एचएस कोड डिफरेंट है और वही सेम कैटेगरी का दूसरी जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम वहाँ पे एचएस कोड डिफरेंट है, फिर ऐसा उस नहीं होता, में ऐसा नहीं होता। बेसिक कैटेगरी हमेशा इंटरनेशनली एक्लेम्ड ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एचएस कोड है ना, तो ये बेसिक कैटेगरी शुड फॉल हो रही है 72.01 में। ये क्या है, पिग आयरन स्पेकुलेशन इन पिग या ब्लॉक या किसी या मटेरियल मंगवा रहे हैं जो कि ग्रेनुलर एंड पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना, जैसे 72.02 7000 जो है मॉलिबेडियम है इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर मॉलिबेडियम भी शामिल होगा, तो ये चेंज हो सकता है। अभी 72.02 900 जब पाकिस्तान के कस्टम्स में एचएस कोड ऐड होगा ना, तो ये पूरी दुनिया के लिए ऐड हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, वो उनके सिनेरियो में ऐड हो जाएगा, उसको आप ना चेंज कर सकते हैं ना मिटा सकते हैं, वो रहेगा हमेशा। तो पूरी दुनिया के लिए वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के अलावा कहीं यूज ही नहीं हो रही, लेकिन स्टिल उसकी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट तो हो रही है ना, अगर हो रही है तो वो एचएस कोड के अंदर सबके लिए सिमिलर शामिल हो जाएगा। सर ये एचएस कोड सेम रहते हैं ग्लोबली? आई मीन ग्लोबली सेम रहते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं ग्लोबली। इसी से तो आप हार्मोनाइज कर सकते हैं। वो जो हमने बाय शिप पे मॉडल में देखा था ना कि हार्मोनाइजेशन, तो वो हार्मोनाइजेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एचएस कोड। एचएस कोड हार्मोनाइज करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। एचएस कोड बेसिकली डिस्क्रिप्शन सेम कर देता है। अब पूरी दुनिया में वो एचएस कोड से पहचानी जाती है प्रोडक्ट, ना कि उसकी डिस्क्रिप्शन से। जी हाफिज साहब। सर मेरा सवाल ये था कि जब हम ड्यूटी की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो उसमें ये सारे टैक्सेस भी ऐड कर लें, जितने भी सेल्स टैक्स वगैरह भी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड है तो आपको सेल टैक्स आप आगे जाके क्लेम कर लेंगे। अगर सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि
डुअल साइड सेल टैक्स की बात होती है कि अगर आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, आप यहाँ सेल टैक्स पे करेंगे, आगे कस्टमर को जब बेचेंगे तो सेल टैक्स एब्जॉर्ब करवा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ये मदिया कसबाती साहब। सर मैं ये कह रही थी कि एचएस कोड में जैसे अक्सर हमारे ऐसा होता है कि वो प्रोफार्मा में कोई एचएस कोड लिख कर देता है सप्लायर, लेकिन हमारी इंपोर्ट टीम कहती है कि आप ऐसा करें, इनसे राइट सपोज ट्रांसफार्मर आ रहा है तो वो कहती है कि ऐसा करें आप ये वाला एचएस कोड लिखवा लें, ये फॉर पार्ट्स फॉर पावर जनरेशन है, और उससे कुछ ड्यूटी में उनको फर्क पड़ जाता है। सर ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे इस कॉन्सेप्ट को? चिटिंग होती है सर किस तरह, मतलब आप ट्रांसफॉर्म, देखिए मेरी बात सुने, आपने एक कंटेनर है कि जिसको आपने मंगवाया, उसके अंदर सोना रखा हुआ है, गोल्ड, लेकिन आपने उसका एचएस कोड रखवा दिया कॉपर का, ठीक है। तो अब पेपर में कॉपर लिखा हुआ है, ड्यूटी कॉपर की पे करेंगी, रिलीज कॉपर के नाम पे करवाएंगी, लेकिन अंदर क्या है, गोल्ड। लेकिन ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक ये एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा। अगर एग्जामिनेशन में चला गया तो फिर उसके खांचे देने पड़ेंगे, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अक्सर जगह पे जब आप इंपोर्ट करा रहे होते हैं, आप सही एचएस कोड नहीं लिखवाते, थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप उसको बचा सकें। क्योंकि अगर आप एक चीज को असेंबल्ड मंगवाते हैं, उसके टैक्सेस एंड ड्यूटीज डिफरेंट हैं, और एज रॉ मटेरियल या एज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री मंगवाते हैं तो उसके ड्यूटीज एंड टैक्सेस डिफरेंट हैं। सर तो एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि ये जब इंपोर्ट हो रही होती है कोई भी चीज़, तो ये एग्जामिनेशन सेक्शन से हर कंटेनर ही नहीं गुजरता ऑलमोस्ट पास आउट, ये तो डिपेंड। हर कंटेनर नहीं गुजरता, वो एग्जामिनेशन के ऊपर होता है कि वो किसको रोकते हैं और किसको नहीं रोकते हैं। सर ये तो फिर सर रिट एंड ट्रायल है ना, कि मतलब आप अगर आपका कंटेनर पकड़ा गया तो आप फंस गए, फिर आपको जो है ना खांचे देने, अगर नहीं पकड़ा गया तो फिर वाह हो गया। लेकिन कंपनी जनरली इतना करती नहीं है। अब ये जैसे मदिया का जो सिनेरियो है उसमें ये है कि वो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर मंगवा रहे हैं तो उसको अदर पार्ट्स एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस में मंगा लें, क्योंकि जनरली इनके पास कोई ना कोई ट्रांसफार्मर होगा कि जिसको ये रिप्लेस करने वाले होंगे, जिसमें से इसके पार्ट्स यूज करने वाले होंगे। तो कंपनी जनरली ठीक ही रखती है। वो अगर आप फंस गए तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। अगर आप सीधी तरीके से नहीं निकले तो फिर लीगल एक्शन भी हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट कॉन्फिस्केट भी हो सकती है, आप ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं इंपोर्ट के लिए। तो इतना रिस्क लेते नहीं है कंपनी। ये छोटे मोटे इंपोर्टर रिस्क ले लेते हैं, जो आपको मोबाइल मार्केट में और सदर में बैठे हुए नजर आते हैं। ये ज़्यादा रिस्क वो लेते हैं, अक्सर कंपनीज रिस्क नहीं लेती, वो पूरी ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करती है, क्योंकि उनको तो आगे कस्टमर से चार्ज करना है ना, उनको क्या नुकसान है। ऑलराइट जी साद महमूद साहब। सर मैंने सुना था ये जो हम गाड़ियां वगैरह इंपोर्ट करते हैं, जैसे मर्सिडीज है या कोई भी लग्जरी गाड़ी है, तो उसके जो सीट्स हैं या जो उसके लग्जरियस पार्ट्स हैं उस पे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे होती हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल है, उसकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे होती हैं, इसीलिए अक्सर जो है वो गाड़ियां इन लग्जरियस आइटम के बगैर इंपोर्ट होती हैं। नहीं तो सर वो तो कम्प्लीटली असेंबल्ड कार होती है ना, तो उसको वहाँ डिसअसेंबल कर लेते हैं ना, टुकड़े टुकड़े करके मंगवाते हैं, तो यहाँ आके वो फिर से असेंबल हो जाती है। तो उसके हर एक उस पे ड्यूटी एंड टैक्सेस होती है, मतलब क्या इसका होता है? मतलब अगर जो है आपने गाड़ी पूरी मंगवाई फॉर एग्जांपल, तो आपको 300% ड्यूटी देनी है। लेकिन अगर आपने गाड़ी के स्पेयर मंगवाए तो आपको 100% देनी है। फिर गाड़ी को आप एज स्पेयर मंगवा लेते हैं, यहाँ आप असेंबल कर लेते हैं। सही सही। अच्छा सर, जो आप उसकी बात कर रहे थे, जो कंटेनर एग्जामिनेशन में आते हैं, वो सर ज़्यादातर वो होते हैं जो न्यूली फॉर्म कंपनीज होती हैं, जिनकी जीडी में अप्रॉक्सीमेट 50 जीडी से नीचे होती है ना, तो सर वो ज़्यादा एग्जामिनेशन में आ रहे होते हैं और उन्हीं को ज़्यादा ट्रायल में लिया जाता है। उसमें या आपने ऐसी चीज मंगवा ली जो कोटा में नहीं आती, कोटा में आती है, जैसे वुड की कोई चीज, तो वो आप एग्जामिनेशन में जाओगे, वरना जनरली एग्जामिनेशन में नहीं जाओगे। बिल्कुल सर, वो एग्जामिनेशन में ज़्यादा वही आ रही होती है। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में एक होता है कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग इनवॉइस, और थर्ड होता है फॉर्मी। तो सर फॉर्मी के हवाले से पूछना था, ये फॉर्मी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस लिए ये यूज़ हो रहा होता है? एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है। आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है, उसके अंदर जो चीज़ें स्पेसिफाई कर रहे हैं उसमें सर एचएस कोड उसमें मेंशन होता भी है। यस, तो वो आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि बेसिकली जो मैं भेज रहा हूँ वो कोई इल्लीगल आइटम नहीं है भेजने के लिए। तो सर अगर ये एग्जामिनेशन में कोई चीज जा रही है और कोई चीज नहीं जा रही है, तो फिर ये स्मगलिंग फिर किस तरह वो होती है? मतलब फिर तो कोई भी चीज स्मगल्ड हो सकती है इस तरह, और ये बड़ी कंपनीज।
when they are देखिए not being checked. मैंने आपको यही बताया ना कि आप एक बड़ी कंपनी है फॉर एग्जांपल, और आपके 50 कंटेनर या 60 कंटेनर पर मंथ जा रहे हैं, तो आप ऐसी चीजें करते नहीं है, यूनिक इतनी ज्यादा करते नहीं, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन में फंस गए ना तो फिर एक कंटेनर नहीं फंसेगा, फिर 50 के 50 कंटेनर फंसेंगे। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ज्यादातर लोग लीगली ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें आंसर है, देखिए ना, लोग मिक्स एंड मैच मंगवा रहे होते हैं, 50% वही चीज होती है जो लिखी हुई है, 50% कुछ और मंगवा रहे हैं, या स्क्रैप के नाम पे बहुत सारी चीजें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर एक्सपोर्ट कर दिया या कॉपर इंपोर्ट कर दिया, लेकिन लिखा हुआ उस पर स्क्रैप है। तो ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन ये बहुत छोटा पार्ट है। बड़ा पार्ट जो है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल प्राइसिंग, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर इज बेयरिंग द प्राइस ना। अगर आप कोई चीज चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको पाकिस्तान में बेच रहे हैं और पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सस्ती है, तो फिर आपको क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की? आप सिंपल चाइना से मंगवाएं और बेचें यहाँ पे। अच्छा सर, आपकी बात में एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सर एक हमारी कंपनी है जो राइस एक्सपोर्टर है, उनका क्या होता है बेसिकली, वो मेंशन तो राइस करवा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस कंटेनर में वो, जैसे आप समझ रहे हैं, दूसरे आइटम्स भी भेज रहे हैं, फूड ग्रेड आइटम्स, लेकिन मेंशन वो बाकी जो उस पेपर में मेंशन कर रहे होते हैं वो राइस को कर रहे होते हैं। वो साथ ही साथ कभी उनके वो भी जा रहा है, रस्क भी जा रहा है, पापे जो आप कहते हैं, ये चीज़ भी जा रही है, दूसरे आइटम इस तरीके से जा रहे होते हैं। वो राइस की सर ये ड्यूटी पे कर रहे हैं, बाकी सब चीजें इल्लीगल है, 100% illegal। क्योंकि सर क्योंकि उनकी तो ऑलमोस्ट जीडी क्रॉस कर गई है, 1000+ जीडीज क्रॉस हो गई हैं, कंटेनर्स उनके अच्छे खाते जा चुके हैं, तो अब वो ये इस एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो ना, आप उनका भी अपना काम है ना, वो क्या करें, वो रस को अलग भेजें, राइस को अलग भेजें, रस उनका LCL बन रहा होगा, राइस उनका HCL बन रहा होगा, तो वो थोड़ा बहुत इसमें चला देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो ठीक तरीके से ही जाती हैं। लेकिन ये जो मिक्स एंड मैच है ना, ये तो कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई कंपनी नहीं करती, बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी कंपनी मिक्स एंड मैच तो चलाती हैं, कुछ लिख दिया कुछ भेज दिया, उसमें कुछ वही है जो भेजा है, कुछ वही है जो लिखा है, तो वहाँ जाके जब वो कंटेनर ऑफलोड होगा तब उनको पता होता है कि क्या करना है, क्योंकि उनकी सारी लाइन बनी हुई होती है, तो वो जो चीज़ ड्यूटी डिक्लेयर करनी होती है वो डिक्लेयर करते हैं, जो नहीं डिक्लेयर करनी होती है वो अनडिक्लेयर्ड निकाल देते हैं। जी तंजिल रहमान साहब। सर कोई प्रोसीजर होता होगा एग्जामिनेशन का, क्या कोई डिटेक्टर्स वगैरह नहीं होता है जो कंटेनर नहीं कोई ऐसा सीन नहीं है। अभी भी एग्जामिनेशन का मतलब वही है कि आप कंटेनर की सील खोलते हैं, उसको फिजिकली देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, कोई डिटेक्टर कोई और मैं और आप जो है ना वो पोर्ट ऑपरेशंस को समझ इसलिए नहीं पा रहे कि हमने पोर्ट ऑपरेशन देखा नहीं है ना। हम जब जाके देखें ना कि दिन के जब 2000-2500 कंटेनर क्लियर हो रहे हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे आप इतना सोच भी नहीं सकते कि इतनी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। अगर आप इस तरह वेरीफाई करने गए ना तो दिन के 2 कंटेनर भी क्लियर नहीं करवा सकते। तो जहाँ पर दिन के 2-2500 कंटेनर क्लियर हो रहे हैं ना, वहाँ पे इन सब चीज़ों को वेरीफाई आप कर ही नहीं सकते। हाँ, आप ये है कि आप रैंडम चेकिंग कर लेते हैं, सैंपल बेस कर लेते हैं, या जैसे नई कंपनीज है उनको वेरीफाई कर लेते हैं, या जिन पे आपको शुबा है कि जिन्होंने कभी कोई गड़बड़ की है और आपको पता चल गया तो फिर आप उनको वेरीफाई कर लेते हैं, वरना जनरली जो है ना वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ही काम चल रहा होता है। और सर जब चेकिंग होती है, जब खोलते हैं सील किसी भी कंटेनर की, तो क्या शुरू से लेके एंड तक पूरा कंटेनर चेक करें हैं, जस्ट फ्रंट से एक पूरा चेक होता है? तो पूरा अनलोड करते हैं, तो पूरा अनलोड होगा, वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट के हिसाब से चेक होगा, फिर वो 3-4 दिन का प्रोसीजर होता है। और फिर उसको वापस लोड कौन करेगा? वहीं की टीम्स करेंगी? जो जिसने मंगवाया है या जो भेज रहा है वही करेगा। कस्टम्स एक्ट में लिखा हुआ है कि कस्टम किसी भी वक्त एग्जामिनेशन में डाल सकता है और आप उसकी कॉस्ट बेयर करने के जिम्मेदार हैं। ठीक है सर। सर पेनल्टी और आपका जो इम्पोर्ट लाइसेंस है वो रिवोक हो जाता है, आप कुछ इम्पोर्ट नहीं कर सकते फॉर द टाइम बिंग। आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है, आपके ऊपर केस हो सकता है, आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। ठीक है सर, इस तरह से ऐसा, लेकिन जो है ना ये कंपनीज जो है वो इसको यूज करती हैं जब आपके जो है वो कोई सिमिलर पार्ट मल्टीपल कैटेगरी में आ सकता है। लाइक कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो जो है वो टेलीकम्युनिकेशन की कैटेगरी में भी आ सकता है, या वो किसी मशीन का पार्ट आ रहा है, तो वहाँ पे आप इससे खेलते हो, मतलब कंपनी इसका मार्जिन लेती हैं, क्योंकि कहीं कुछ जगहों पर उसकी ड्यूटी 33% है, कुछ जगहों पे वही चीज़ आपको 3% मिल रही है। तो जो ये हमारी शिपिंग टीम है उसका काम स्पेसिफिकली यही है कि कस्टम क्लियरेंस करवाए और एचएस कोड को जो है वो हमें बताए, कैटेगराइज करके बताए कैटेगरी किस कैटेगरी में कम जो है ड्यूटी पड़ी है, उसको कैटेगरी में डाल सकते हैं नहीं डाल सकते।
उनका काम ही ये होता है। जी आफिस साहब। सर ये जो अगर फ़र्ज़ करें कि एक से ज़्यादा एचएस कैटेगरी के आइटम आ रहे हैं आपके कंटेनर में, तो ये पूरे कंटेनर का एचएस कोड होता है या इंडिविजुअल आइटम का एचएस कोड होता है? फ़र्ज़ करें हर आइटम के अगेंस्ट एचएस कोड होता है। अच्छा, लाइन आइटम कहते हैं। ठीक है तो मतलब आप अगर पूरा फॉर्म भरेंगे और उसके आगे एक फॉर्म के आगे एक कोड, एक चीज के आगे अलग अलग एचएस कोड लिखना है। ठीक, अगर आप मिक्स कंटेनर मंगवा रहे हैं तो, अगर आप सिंगल कंटेनर मंगवा रहे हैं तो वो एक ही एचएस कोड का आ जाएगा। जी मैं मोहसिन साहब आपसे कुछ बात करने थे। जी सर, वही बोल रहा था कि वो जैसे आपने बोला ना, लोड होता है पोर्ट्स पे 200-250 कंटेनर एक दिन में होते हैं, तो नॉर्मली फिर वो ऐसा भी हो रहा होता कि ये जो व्हीकल्स खड़ी होती हैं लोडिंग के लिए, तो वो भी सर 2 नंबर तरीके से, मतलब अपना कंटेनर पहले क्लियरिंग एजेंट से डिस्कस करके यार ये पहले निकलवा दो, तो फिर उसके ऊपर भी सर ब्राइब्स चलती हैं। तो ये वाकई है कि मतलब प्रायोरिटाइज करने के लिए बिल्कुल चलती है यार। एग्जामिनेशन बिल्कुल निकलवा दो, उसकी प्राइस अलग होती है, उसकी कैलकुलेशन अलग होती है। जी साहिब साहब बिल्कुल कुछ पूछ रहे थे आप? तो मैं ये पूछ रहा था कि एचएस कोड हम ये कह सकते हैं कि ये ड्राइव्ड हुआ है आपका सीओए से, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस से। एचएस कोड बेसिकली हार्मोनाइजेशन का प्रोसीजर है कि पूरी दुनिया में डिस्क्रिप्शन सेम करने के लिए चीज़ों की एचएस कोड लिखा गया, क्योंकि वरना तो फिर हर दुनिया में हर आदमी किसी और तरीके से कह रहा होता ना। प्लास्टिक गिलास को कोई कहता है कि प्लास्टिक का गिलास है, कोई कहता ग्लास विद वाटर है, कोई कहता ग्लास विदाउट वाटर है। तो आपको ये देखना होता है कि आपको हार्मोनाइज करनी है चीज़ों को, और हार्मोनाइज करने के लिए आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंटेशन या सिंगल डिस्क्रिप्शन चाहिए आइटम की, इसलिए आप एचएस कोड यूज करते हैं। साठ साहब आ गए? जी सर आ गया। कहाँ गए थे यार? सर फास्ट यूनिवर्सिटी गया था वोट कास्ट करने। बड़े चैंपियन आदमी यार, फास्ट गए थे। तो पूछे कहाँ से कहाँ गया था? कहाँ से कहाँ गए थे? मतलब फास्ट यूनिवर्सिटी मेरे घर से लाइक 8-10 किलोमीटर दूर होगी मैक्स। तुम्हारा घर मतलब फास्ट के पास है? जी, फास्ट नेशनल हाईवे पर है और मेरा घर गुलशन नदीद में है। अरे क्यों गए थे वजह? सर इट्स माय राइट, मेरा वोट ज़ाया हो जाता। प्लस माय फादर इज ही बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो उन्होंने कहा है कि बेटा जब भी ऐसा तो मौका है जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी सेलेक्ट हो रही हो या आपकी वोट को या आपकी पार्टिसिपेशन को वैल्यू दी जा रही हो थ्रू द गवर्नमेंट बॉडीज, यू शुड एंड यू मस्ट पार्टिसिपेट। वोट कास्ट करने का टाइम क्या है? सर 9 to 5:30। 9 से 12 में नहीं हो सकता था ये? 9 से 12 में नहीं हो सकता था ये। क्यों? क्योंकि सर उसके लिए उठना पड़ता है टाइम पर। तो फादर ने ये टाइम पे उठना नहीं बताया कभी? नहीं, उन्होंने कहा है यू हैव टू बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, उन्होंने ये नहीं कहा कि किस टाइम। अच्छा, तो फिर मुझे भी ना इस बात का राइट है कि मैं आपको किसी भी वक्त जो है ना इस क्लास से बेदखल कर दूँ, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट करके, आपके असाइनमेंट पर नंबर कम करके, क्योंकि आप जब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं तो लॉ कहता है कि सब को इक्वली ट्रीट करो। तो इक्वल ट्रीटमेंट में तो फिर आप उस पैरेड पे, उस पे जो आपका पैराडिगम बनेगा उसमें सबसे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आप 3:45 बजे क्लास में आ रहे हैं। सर आई बिलीव आप कर सकते हैं, आपके पास राइट भी है, बट आई एम श्योर आप नहीं करेंगे। नहीं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात हो रही है ना यार। क्या आप, अगर आपको वोट कास्ट करने का इतना जुनून है तो आप सुबह 9 बजे जाएं, सबसे पहले अपना वोट कास्ट करें, वापस आएंगे, क्योंकि आपकी 1 बजे क्लास। आपको 1 बजे वोट कास्ट करने क्यों जाना? सर मैं वो लंच ब्रेक के बाद जाना चाहता था, बिकॉज लंच ब्रेक के बाद थोड़ा सा काम फास्ट हो जाता है, इसीलिए। नहीं साहब, ये रॉन्ग नंबर है, मैं बता रहा हूँ आपको। सर मैं तो 4 साल बर्दाश्त करता आया हूँ इसको, और फिर 2 साल सीजीएम में भी। थैंक यू सो मच नईम, आई लव यू यार। सर मैं इसको सर स्कूल टाइम से बर्दाश्त कर रहा हूँ सर, थोड़ा से एरर्स हैं सर। मतलब सुबह उठ नहीं सकता, लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पूरी जरूर करनी है। हाँ सही है भाई, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर ये इमरान खान के जालों में से जो गुलशन अदीब से दाऊद आता था सिर्फ इमरान खान के जलसे के लिए। डेमोक्रेसी है, अब क्या कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते। सर मेरे वोट की वैल्यू है, तो मुझे चाहिए कि अपना वोट कास्ट करना चाहिए। तो मतलब मैं क्लास छोड़ के चला जाऊं वोट कास्ट करने? नहीं सर, इट्स योर राइट, वो मेरा राइट है। आप अपना काम
ईमानदारी से कर रहा है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। बस ठीक, ईमानदारी से करूँ ना मैं अपना काम, ठीक है ना फिर, बस सही बस। नहीं सर, आपस में ले दे के तो कुछ कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो ठीक है, अब तो ऑन रिकॉर्ड आ गया, ईमानदारी से काम करना, ठीक है भाई। नहीं सर, आप ईमानदारी से नहीं कर रहे, हमें नुकसान है। हाँ बिल्कुल सही है सर ये ऑन रिकॉर्ड लेने देने की बातें हो रही हैं सर, दिस इज नॉट इथिकल सर, एज पर लॉ। एज पर लॉ तो एथिकल ही नहीं है, तो लेने देने की बात कर रहा, ये तो गड़बड़ है, तो रॉन्ग नंबर है ये। आप अगली क्लास में अपने फादर को लेके आइएगा, हम उनसे डिस्कस करेंगे ये बात। तब आप भी जाएंगे वैसे बाय द वे। हाँ, उनसे बिठा के उनसे बात करेंगे, आपका बेटा हमें ये समझा रहा है कि 1 से 4 की जो ब्याज है जिसके लिए आप या ये पैसे भर रहे हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है, वोट डालना इम्पोर्टेंट है। और वोट डालने के लिए मेरे पास 9 से 12 का ऑप्शन भी था, बट मैं स्पेशली 1 से 4 के दरमियान गया ताकि मैं ये क्लास मिस कर सकूं, और मैं जो है इसकी अटेंडेंस जो है वो लगवा लूंगा ले दे के। तो रिकॉर्डिंग उसके बाद की क्लासेस लेने लायक नहीं बचूंगा फिर मैं। तो रिकॉर्डिंग का है साथ साथ, ये तो रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड नहीं कर सकता, ऐसा कर दिया आपने रिकॉर्डिंग। खैर अच्छा, इंपोर्ट की हम बात कर रहे थे, तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड आइटम में होता क्या क्या, मतलब अगर आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए या अपने लोकल बिजनेस के लिए अगर इंपोर्ट करना है तो आप किस किस किस्म की प्राइसिंग जो है वो आप अपने ख्याल में रखेंगे या अपने साथ रखेंगे। सबसे पहले एफओबी प्राइसिंग, कि जो आपका सप्लायर आपको फ्री ऑन बोर्ड प्राइस दे रहा है या जो आपको आपका सप्लायर प्राइस दे रहा है उस प्राइस को आप कहेंगे एफओबी प्राइस, कि वो सप्लायर की सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ओशन या एयर फ्रेट। अगर सप्लायर उसको बेयर नहीं कर रहा क्योंकि एफओबी प्राइस कर रहा है तो आपको ओशन एंड एयर फ्रेट बेयर करना है, फिर आपको इसका इंश्योरेंस बेयर करना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जो बैंक के हैं उनको बेयर करना है, अनलोडिंग चार्जेस को बेयर करना है, कस्टम्स ड्यूटी को बेयर करना है। फिर एक होती है मर्चेंडाइज प्रोसेसिंग फीस, कि जिसके अंदर आप बेसिकली जो आप कस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं या जो आप सेलिंग एंड बाइंग के लिए जो प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं उसकी एक छोटी सी नॉमिनल फीस होती है, वो आपको पे करनी है। हार्बर मेंटेनेंस फी पे करनी है, कस्टम्स का जो ब्रोकर है उसकी फी पे करनी है, और फिर कस्टम्स बॉन्ड फी पे करनी है, कि जिसके अंदर जहाँ आप लैंडेड कॉस्ट शीट जब बना रहे होते हैं तो आप एक बॉन्ड साइन कर रहे होते हैं, जो बैंक के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे, कितने कौन से एक्सचेंज रेट पे पेमेंट करेंगे, जो कि हम जब अभी एचएस कोड से जब डिक्लेयर कर रहे थे तो उन्होंने लिखा हुआ था 163.33, ये बेसिकली उसकी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के साथ मिला के जो आप बेयर कर रहे होते हैं। तो ये 10 किस्म की डिफरेंट कॉस्ट हैं जो आपको ऐड करनी होती हैं अपनी प्रोडक्ट प्राइस के अंदर जब आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। जी अहमद सर। सर मैं ये कह रहा था कि हमारी जो जीडी में है, जीडी में 3 इनको टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं पाकिस्तान में, जैसे एक CFR हो गया, CIF और FOB। इसके अलावा सर दूसरी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि कस्टम में जो जीडी का पोर्शन है वो सिर्फ 3 टर्म्स को ही वो करता है, सेलेक्ट करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर और आप इन 3 के अलावा से जीडी डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन बिंग कस्टम जो है वो इन्हीं 3 इनको टर्म्स को मानता है। इन 3 के अलावा किसी इनको टर्म को इंपोर्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को या एक्सपोर्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट की जीडी के साथ नहीं मानता। फिर वो आप जीडी का मतलब क्या है पहले ये समझिए। जीडी का मतलब है गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म। इसका मतलब है मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ जो आइटम मैं मंगवा रहा हूँ वो ये है, ठीक है। तो कस्टम्स कहता है अगर आपने खुद इंपोर्ट करनी है ना तो आप इन 3 के साथ ही मंगवा सकते हैं, क्योंकि अगर डीडीपी है तो वो आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, बेसिकली आपका सप्लायर आपको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो भरेगा वो सारे डॉक्यूमेंट, आप नहीं भरेंगे। समझे आप? सही सर, ठीक है। जिस भी इनको टर्म में ये शो होता है कि वो आपको क्लियर करा के देगा, डिलीवर्ड एट पोर्ट है, डिलीवर्ड एट टर्मिनल है, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड है, ये सब में आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपका एक्सपोर्टर भरेगा, आपको भेजने वाला भरेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने करना सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय योर फ्लाइट। आपने सिर्फ वेट करना है आपके प्रोडक्ट के आने का, क्योंकि फिर आपको जीडी करनी नहीं है, आप जीडी भरोगे ही नहीं। जीडी तो तभी बढ़ते जब आप कोई चीज खुद इंपोर्ट करा रहे हो, मींस रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका है, रिस्क आप बेयर कर रहे हो, रिस्क आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, तब आप जीडी भरते हो। सर एक छोटा सा सवाल मतलब कि जो भी हम 3 या टर्म यूज कर रहे हैं, हम बेसिकली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इन्हीं तीनों में यही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, क्योंकि इनमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज आ रही है ना। अब एफओबी का मतलब है कि आपका जो सेलर है वो
वो बोर्ड पे रखने के बाद जो है वो समुद्र में आपके वेसल पे रखने के बाद जो है ना वो सारी चीजों से मुनज़्ज़ह मुबर्रा हो गया, ठीक है। इसका मतलब है बाकी सारा रिस्क आप ले रहे हो, एज इम्पोर्टर आप ले रहे हो, तो आप जीडी भरोगे। अगर आप रिस्क ही कोई नहीं ले रहे तो आप जीडी किस चीज की भरोगे? ठीक है सर, थैंक यू। जी अमर सर। जी सर, बस छोटा सा क्वेश्चन ये था, जैसे बायर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सेलर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिगार्डलेस ऑफ दिस, ये जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी जब तक पेमेंट नहीं की जाएगी, राइट? मतलब पेमेंट का टाइम क्या होगा वो जरा क्लियर कर देना। वो आपकी एलसी के टैब पे डिपेंड करता है। आपने एलसी रखी है अगर ऑन साइट तो उसका मतलब है वो ऑन साइट पे होगी। अगर आपने कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट रखा है तो वो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट पे होगा। जैसी आपकी प्रोविंशियल टर्म है, जैसी आपकी डॉक्यूमेंट टर्म है, वैसे आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस होंगे, वैसे आपकी पेमेंट होगी। आपकी डॉक्यूमेंट्री टर्म क्या वो आपको डिपेंड। ठीक है, पर सर इंश्योरेंस भी उसकी जिम्मेदारी है, वैसल भी सब उसी की जिम्मेदारी है यहाँ तक भेजने की, तो उसमें भी फिर टर्म्स अलग ही डिसाइड होंगी, जरूरी नहीं है एक ही तरह की हो कि जब तक सारी वो जिम्मेदारी हम पूरी ना कर ले तो पेमेंट की जाए। यस ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, पेमेंट और ये सब चीजें अलग अलग चल रही हैं। आप पेमेंट पहले कर दें, जिम्मेदारी 6 महीने बाद तक की है उसके, तो 6 महीने तक अमाउंट है कि जिम्मेदारी पूरी करेगा। पेमेंट उसको डॉक्यूमेंट आते ही मिल गई है, तो पेमेंट टर्म अलग चल रही है, जिम्मेदारी अलग चल रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि हम इन 3 इनपुट टर्म के अलावा जीडी क्यों नहीं भरते। अफशीन ज़िया? यस सर, क्योंकि जीडी में सर रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होती है। जो भी आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं पूरी फुल जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपकी है। हाँ, जीडी आप भरते तब है जब आप खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, और रिस्क जब आप खुद इंपोर्ट नहीं कर रहे, आपका सप्लायर आपको एक्सपोर्ट करके दे रहा है, मींस आपको एक पॉइंट तक एक प्लेस तक सारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस भर के दे रहा है, तो फिर आप क्या चीज डिक्लेयर करेंगे? मतलब सर जीडी में आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जीडी का मतलब है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीडी आप भर रहे हैं मतलब आप कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के। आप किसी चीज के रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। इसको आसान समझते हैं, अभी टैक्स का इवेंट आ रहा है तो आप सब टैक्स भरेंगे, तो टैक्स में आप डिक्लेयर करते हैं ना आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। किसी और ने दिया आपको बताया बगैर तो आप थोड़ी करेंगे, तो बोलेंगे भाई उस टाइम डलवाया, मुझे क्या पता क्यों डलवाया। जी अस्टैंड पुधारी साहब। सर बेसिकली जीडी है जैसा आप कह रहे थे, जब हम लोग कोई भी चीज़ वो सामने वाले बंदे से डीलिंग कर रहे होते हैं, तो मैं जब अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो वो पीओ के साथ एंड में अटैच होता है जीडी, क्योंकि बेसिकली जहाँ पे भी कस्टम क्लियरेंस का जो भी प्रोसीजर होता है वो एज अ रिकॉर्ड होता है कि ये उसमें सारी डिटेल होती है, वो बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, एंड एज एन एविडेंस वो अटैच किया जाता है पीओ के साथ कि हाँ ये बंदा जो था इसने ये एक ट्रांजैक्शन सारी की है और ये कस्टम क्लियरेंस के सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, तो वो डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। और लायबिलिटी भी बताता है कि यार एक इंपोर्टर लायबिलिटी ले रहा है कि मैंने इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है पाकिस्तान में। अगर कोई मुझे प्रोडक्ट भेज रहा है तो फिर लायबिलिटी भी उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, कॉस्ट भी उसकी। फॉर एग्जाम्पल अली एक्सप्रेस से अगर आप कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो उसकी जीडी थोड़ी बढ़ते हैं, आप तो कहते हैं वो मेरे पास आ गई, ठीक है, अब वो कस्टम जाने और एक्सपोर्टर जाने उसने कैसे भेजी और किसके जरिए भेजी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जब घर पे आएगी तब मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, तब मैं उसको अपने पास अपनी इन्वेंट्री में अपने पास शो करूँगा। लेकिन चूंकि मैं कुछ मंगवा रहा हूँ, लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरी एक्सपोर्टर पे है, सारी जिम्मेदारी मेरे सप्लायर पे है उसको उस तक पहुँचाने की, तो मैं कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं कर रहा। अब वो अपने बुक्स में डिक्लेयर करेगा, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिक्लेयर करेगा कि क्या चीज़ भेज रहे हैं पाकिस्तान में, क्यों भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं। जी मदिया कसबाती साहब। सर ये जीडी का कोई रिलेशन टैक्स से भी होता है, टैक्स की पेमेंट या टैक्स के विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह से भी होता है कुछ? बिकॉज जो हम लोग इनवॉइसेस पार करते हैं उसमें अगर जीडी नहीं होती है तो वो आपके फाइनेंस उसको लेता नहीं है उस इनवॉइस को। लोकल इनवॉइसेस की बात जब आप जीडी भर रहे हैं तो आप उसकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस भर रहे हैं ना, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है इनकम टैक्स। जब आप इनकम टैक्स भर देते हैं तो आपको आपका मतलब क्या है कि आपने इस होने वाली इनकम का टैक्स पहले ही भर दिया। अब जो उससे इनकम होगी ना वो टैक्स फ्री होगी। अब आपको उसका टैक्स नहीं देना, फिर आपको सिर्फ उसका कैपिटल गेन पे टैक्स देना है। तो कैपिटल गेन पे जब टैक्स देना है तो आप इनकम टैक्स को जब आप वेरीफाई कर रहे होते हैं तो आप पहले बताते हैं कि मैंने इनकम टैक्स यहाँ भर दिया है,
अब मुझे और भरने की जरूरत नहीं है। तो जीडी एक प्रूफ होता है कि आपने एक जगह पे इनकम टैक्स दे दिया है उसको इंपोर्ट करते वक्त। ओके सर, थैंक यू। जी नहीं हुसैन साहब। सर इसके अलावा इस पे हर पीओ पर स्टैम्प ड्यूटी भी आप दे रहे होते हैं, वो उस वजह से भी फाइनेंस आ रहा होता है कि उसको हेडर में कॉस्ट डालनी होती है। बिल्कुल। आखिरी बात प्राइसिंग को जरा देख लेते हैं। ये जो पूरी स्लाइड है ना, ये बेसिकली डिस्कशन बेस ही स्लाइड थी, तो हमने इसको काफ़ी चीज़ों में जो डिस्कस कर लिया। हम दो चीज़ें और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं या आप जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना चाह रहे हैं उसको आप किस मार्केट में बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कैसे वो उसकी प्राइस फॉर्म करेगा और कैसे वो उसकी प्राइस को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। फिर आते हैं आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि आपका डिमांड किस किस चीज़ से ड्रॉ हो रहा है, किस किस चीज़ से चल रहा है। फिर आप उसकी करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, आप टोटल कॉस्ट का एस्टिमेट निकालते हैं। फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट एंड प्राइसेस को चेक करते हैं। फिर आप एक प्राइसिंग मेथड को फाइनल करते हैं और फिर उस प्राइसिंग मेथड को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, प्राइसिंग मेथड्स क्या क्या है ये हम अगली क्लास में जो है एक्सपोर्ट प्राइसिंग के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्राइसिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं, इसकी मेन प्राइसिंग क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्राइस क्या होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम हमारे लिए जो सबसे समझना है ना वो है ये 3 किस्म की प्राइसिंग। हम जब सेलफोन परचेज कर रहे होते हैं तो कुछ सेलफोन हमें जो है वो डॉलर रेट के हिसाब से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप आईफोन खरीदते हैं तो आईफोन अगर इंटरनेशनल प्राइस में $1000 का है तो पाकिस्तान में वो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस मिला के 2 लाख रुपए का मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप किसी चाइना के फोन की बात करें तो वो इंटरनेशनली $500 का है लेकिन पाकिस्तान में 60,000 रुपए का मिल रहा है। ये क्यों है या ये कंपनी इसको क्यों सिलेक्ट करती है, इसका जवाब है ये 3 प्राइसिंग। सबसे पहली आती है इथनोसेंट्रिक प्राइसिंग। इथनोसेंट्रिक प्राइसिंग कहती है कि भाई मेरे प्रोडक्ट की प्राइस पूरी दुनिया में सेम रहेगी। पर यूनिट प्राइस पर मैं बात करूंगा, मेरी प्रोडक्ट जो है वो कहीं भी बिकेगी वो एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग पे बिकेगी। ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट चलती है पॉलीसेंट्रिक प्राइसिंग। पॉलीसेंट्रिक प्राइसिंग कहती है कि आप जो दुनिया के जिस हिस्से में हैं, आप जिस भी मार्केट में बेच रहे हैं, आप उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग करें। लेकिन पॉलीसेंट्रिक प्राइसिंग की वजह से जो चीज़ पैदा होती है या जो चीज़ जन्म लेती है उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब होता क्या है, एक ही मार्केट के अंदर एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्राइस की मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बुल्टन मार्केट गए तो आपको 100 रुपए की मिल रही है, आप सदर आए तो 110 की मिल रही है और तारिक रोड पे 200 की मिल रही है। तो आप करते क्या है, तारिक रोड पे एक दुकान बना लेते हैं और आपको जब प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो आप बुल्टन से खरीद के तारिक रोड पे बेच देते हैं। इससे ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री जीरो हो जाती है और आप जो है प्रॉफिट पूरा एंजॉय करते हैं। इसको कहते हैं आर्बिट्राज। ई कॉमर्स की जो जबान है इसके अंदर इसको कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग। आर्बिट्राज का मतलब ही ये होता है कि पॉलीसेंट्रिक प्राइसिंग की वजह से डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट मार्केट डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं और आपस में कंट्रीज ही आपस में सेल्स एंड परचेज करना शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल रिटेल आर्बिट्राज की वजह से हुआ ये कि दुबई में प्रोडक्ट की प्राइस है $10 और पाकिस्तान में उस प्रोडक्ट की प्राइस है $2। तो लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान से खरीद के दुबई एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और दुबई में ग्रे मार्केट के जरिए, दुबई में ग्रे चैनल्स के जरिए वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो जाती है। तो कंपनी को नुकसान होता है। कंपनी जो दुबई में $10 की बेच रही है, लोकल मार्केट में वही प्रोडक्ट दुबई के $8 में बिक रही है रिटेल आर्बिट्राज की वजह से। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से $2 की मिल रही है, पाकिस्तान से खरीद रहे हैं और वो बेच रहे हैं। लेकिन ये क्यों होता है? ये पॉलीसेंट्रिक प्राइसिंग की वजह से होता है। ये पॉलीसेंट्रिक प्राइसिंग की डिसीजन का एक सबसे बड़ा पोटेंशियल प्रॉब्लम है। और फिर आती है जियोसेंट्रिक प्राइसिंग। जियोसेंट्रिक प्राइसिंग इन दोनों से ज्यादा डायनामिक है। जियोसेंट्रिक प्राइसिंग जो है ना वो अप्रोच करती है कि आप पहले तो प्राइसिंग का डिफरेंस रखेंगे, ना पॉलीसेंट्रिक होगी ना इथनोसेंट्रिक होगी, वो एक डिफरेंशियल प्राइसिंग होगी जो कि डिपेंड करेगी लोकल कॉस्ट, इनकम लेवल, कंपटीशन एंड लोकल मार्केट स्ट्रेटेजी के मुताबिक। ये आप सबसे कम भी प्राइस नहीं रखेंगे, सबसे ज्यादा प्राइस भी नहीं रखेंगे, लेकिन आप एक मीडियोकर प्राइस रखेंगे जो कि मार्केट वाइज अप्रोच करेगी। इसका मतलब ये कि दुबई में वो $10 की नहीं होगी, दुबई में $9 की होगी और पाकिस्तान में वो $2 की नहीं होगी, पाकिस्तान में $6 की होगी। तो डिफरेंस इतना कम होगा कि अगर उसको रिटेल आर्बिट्राज करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते और अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट का एक प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, या इसको फिर समझाएं और जी भाई वैसा सब। सर पॉलीसेंट्रिक में आपने कहा कि डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, तो सर ये कंपनी खुद से प्राइसेस सेट करती है? कंपनी खुद से प्राइसेस सेट करती है। कंपनी का खुद का डिसीजन होता है कि उसको चाइना में किस प्राइस पे बेचना है, पाकिस्तान में किस प्राइस पे बेचना है और यूएई में किस प्राइस पे बेचना है। तो सर जहाँ पे वो कम प्राइस में बेच रही होगी वहाँ पे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा फिर?
नहीं, प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होता, ये प्राइसिंग डिसीजन होता है। हमेशा याद रखना, जो प्रोडक्ट $10 की बिक रही है ना, उसकी कॉस्ट $1 से ज्यादा नहीं होती, तो वो बाकी जो $9 है ना, वो प्राइसिंग डिसीजन ही है। सर ये बेस डॉलर पे भी करता है कि डॉलर डॉलर पे पे भी बेस करता करें है, तभी वो exchange प्राइसिंग किस तरीके से? एक्सचेंज जी रेट पे भी करता है, डॉलर पे भी करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सही सर। जिसको सवाल पूछना है पूछता जाए। सर मेरा एक सवाल था, वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ की प्राइस दे रहे हैं आज और वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होकर देन हमारे बायर के पास जाएगी, तो उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होगा, और जो हम एक्सचेंज रेट लेंगे वो आज की तारीख का ले रहे होंगे, और 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी वो प्रोडक्ट रेडी होता है उस वक्त एक्सचेंज रेट डिफरेंट होगा। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग काउंटर करते हैं? हम ±10% के रूल पे चलते हैं। जनरली हम कहते हैं कि ±10% के हिसाब से हम चलेंगे। अगर 10% तक होगा तो ही हम ये चीज़ बेचेंगे, अगर 10% तक नहीं होगा तो हम ये चीज़ को नहीं बेचेंगे। सर जो बड़ी कंपनीज हैं वो एक्सचेंज रेट फिक्स भी तो करा देती हैं कुछ, उनकी गवर्नमेंट के साथ हेजिंग भी। एग्जैक्टली, वो हेजिंग के हिसाब से चलती है, फिर वो हेजिंग के मुताबिक काम करते हैं, हेजिंग के मुताबिक उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, हेजिंग के मुताबिक उस पर काम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, खुदारा इसको जो है ना लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, लेकिन रिटेल आर्बिट्राज काम कैसे करता है ये बता रहा हूँ। अब Amazon.com है, इसमें मैंने यूके सिलेक्ट किया हुआ है, और यूके में मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट जो है वो 16.66 पाउंड की मुझे मिल रही है अमेजोन से, ठीक है। रिटेल आर्बिट्राज कैसे काम करता है सिर्फ ये समझाने के लिए। अब 16.66 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.4 से, तो ये 1.3 से, बिल्कुल 1.3 से, तो ये बन रहा है $21.6। मैं इसको $22 समझता हूँ, ठीक है। और ईबे पे यही प्रोडक्ट, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ईबे पे यही प्रोडक्ट $24.64 की बिक रही है, ठीक है। तो रिटेल आर्बिट्राज किस तरह काम करता है कि एक अगर अक्लमंद आदमी हुआ और उसको रिटेल आर्बिट्राज करना आता है, तो वो क्या करता है, अमेजोन पे बायर अकाउंट बनाएगा, ईबे पे सेलर अकाउंट बनाएगा, और ईबे पे इसको लिस्ट कर देगा $22 या $23 के मुताबिक। अब ये बहुत फेक सा केस बनाया मैंने, लेकिन होगा क्या, उसको जब भी ईबे पे ऑर्डर आएगा वो अमेजोन के बायर अकाउंट से जाएगा, इसको खरीदेगा और उसको शिप करा देगा ईबे के एड्रेस पे जो सेलर ने उसको एड्रेस दिया होगा, जो उसको बायर ने एड्रेस दिया होगा उस पर शिप करा देगा अमेजोन से खरीद के। इसको कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग। अब समझ में आया रिटेल आर्बिट्राज किस तरह काम करता है। ऐसे ही दुनिया में काम होता है कि आपके एक दुनिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं पूरी दुनिया में, वो कंटिन्यूसली प्राइसिंग देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट यूएई में महंगा बिक रहा है, पाकिस्तान में सस्ता मिल रहा है, पाकिस्तान से खरीदते हैं, यूएई शिप कर देते हैं, यूएई के पास भेज के ग्रे चैनल्स के जरिए यूएई भेजते हैं, वहाँ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन उसको सस्ता बेचना शुरू कर दिया। ऑल्दो कंपनी की प्राइसिंग हाई, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की सस्ती है, तो वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन से खरीदना शुरू कर दी। इसी तरह वाइस वर्सा है, जैसे पाकिस्तान में सेलफोन्स का है कि लोग जब सेल लगती है दुबई में तो क्या होता है, लोग खरीदते हैं और वहां से अपने आने वालों के साथ मंगवा लेते हैं। जब यहाँ पहुंचता है उसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस देने के बाद भी वो लोकल मार्केट से 10-20 हज़ार सस्ता मिल जाता है। ये भी रिटेल आर्बिट्राज है। और कोई सवाल?